प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। 7 रोज हो गए तकरीबन, या कल हो जाएंगे, चलिए अगर आप उसको अगले उस दिन को एक्सक्लूड भी कर दें। इरफान सिद्दीकी साहब ने जब कहा था कि हम 7 दिन के अंदर अंदर जवाब देंगे और बताएंगे कि जो मुतालबा तहरीक इंसाफ की तरफ से किया गया है उसके बारे में हमारी राय क्या है। एक ज़ैली कमेटी भी बनाई गई, उसने गौर व खौस भी किया है, अभी जवाब नहीं आया। कल कितना इम्कान है कि कल के दिन कोई जवाब आ जाए, इसका इम्कान भी फिलहाल कम लग रहा है, क्योंकि आज वरना कह दिया जाता है कि कल मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग होने जा रही है या कल हम इस सिलसिले में फॉर्मली कोई अनाउंस करेंगे। आज ऐसी कोई बात हुकूमत ने तो नहीं की है। दूसरी तरफ कमीशन के मामले पर तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ पर खड़ी हुई है और वो कहती है कि जी कमीशन नहीं है तो अगली मीटिंग भी नहीं है। और आज तो फवाद चौधरी साहब इमरान खान से मिलने के बाद कह रहे हैं कि इमरान खान साहब सिर्फ कमीशन नहीं मांग रहे, वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजेस का कमीशन चाहिए। तो एक और कंडीशन साथ में ऐड हो गई है, यानी वो कह रहे हैं कि हुकूमत की मर्जी के जजेस का कमीशन नहीं चाहिए, सीनियर 3 जजेस का कमीशन चाहिए। क्या हुकूमत यह करने जा रही है? फिर कई और चीज़ों पर एक डेडलॉक पैदा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामला ऐसे चल रहे हैं 26वीं तरमीम को लेकर, अगरचे वो केस फिक्स हो गया है, लेकिन 26वीं तरमीम से तो अभी ज़ेर गौर नहीं आई, लेकिन जजेस के इख्तियारात का मामला चल रहा है अदालत के अंदर। उस पर तौहीन अदालत भी चल रही है, उसमें आज भी समाअत हुई है। तो इस सारे मामले की रोशनी में एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में दोबारा तब्दीली पर गौर किया जा रहा है, ऐसी खबरें हैं। क्या ऐसा हो रहा है, इस पर भी ज़रा हम बात कर लेते हैं। और अपोजिशन की जमातें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर गौर कर रही हैं। हालात किधर जा रहे हैं, सुधरने की तरफ या मजीद बिगड़ने की तरफ, या फिर जूं के तूं हैं। इस मामला तो बात करेंगे। हमारे साथ बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, MNA। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, खुश आमदीद। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के, बहुत शुक्रिया सर, खुश आमदीद। शैला रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। शैला साहब आपको भी खुश आमदीद। इरफान सिद्दीकी साहब को मैं आपको पहले सुनवा देता हूँ। उन्होंने 7 रोज़ का कहा था कि 7 रोज़ में हम आपको जवाब देंगे। सुनिए ज़रा उन्होंने क्या कहा। दोनों कमेटियों के दरमियान तय पाया कि हुकूमती कमेटी 7 वर्किंग डेज के अंदर, वर्किंग दिनों के अंदर अंदर अपोजिशन के मुतालबात पर अपना बाज़ाब्ता तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेगी। इस दौरान हुकूमती कमेटी में शामिल 7 जमातें अपनी अपनी क़यादत और वकला से मुशावरत और रहनुमाई लेकर इज्तिमाई मौक़िफ़ से अपनी कमेटी को आगाह करेंगी। अपोजिशन कमेटी ने कहा कि उन्हें अडयाला जेल में अपने लीडर जनाब इमरान खान से आज़ादाना माहौल में मुलाकात का मौका दिया जाए। हुकूमती कमेटी ने इसकी तायीद की। राना सानद साहब, ये 16 तारीख को कहा गया, अगर वैसे सीधे सीधे काउंट करें तो 7 दिन हो गए, और अगर आप वर्किंग डेज सिर्फ काउंट करना चाहते हैं तो कल रात को या परसों चले हो जाएंगे। किसी भी तरह से गिनती करें तो हर सूरत में परसों तो दिन मुकम्मल होने जा रहे हैं। क्या हुकूमत इस नतीजे पर पहुंच रही है कि कमीशन बनाना है, या कम अज कम इसी नतीजे पर पहुंच जाए कि कमीशन नहीं बनाना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो तलवार लटकाई हुई है ना पूरी कौम के सामने कि ये नहीं होगा तो फिर हम ये कर देंगे। देखिए, ये सियासत अब मुल्क को जो है ना, लोगों को ये जो शौक है हर वक्त लोगों को परेशानी में रखना या एक गू मगो की सूरत हाल रखना, ये कौन सी सियासत? नहीं, आपके ख्याल में क्या कहना चाहिए कि अगर आप हमारे मुतालबात नहीं भी मानेंगे तो भी कोई मसला नहीं है? नहीं, देखिए, तो अभी हम यूं ही बैठे रहेंगे? नहीं, बात ये हम कर रहे हैं ना, काम इंट्रोस्पेक्शन चल रही है, इसके ऊपर जो है वो हम इंटरनल वर्किंग जारी है और इसके ऊपर एक हतमी जवाब तहरीरी तौर पर हम लिख के दे देंगे। लेकिन ये अभी देखें, आज सारी जो ऑफिशियल पेजेस हैं PTI के, उन्होंने कहा जी पैसे ना भेजो, बंद कर दो, ओवरसी पाकिस्तानी रिमिटेंसेस देना बंद कर दो। इससे क्या फर्क पड़ रहा है? वो आप तो कह रहे हैं रिमिटेंसेस ज्यादा आई हैं पहले वो से, तो बढ़ रही है, रिजेक्शन हो रही है, तो इसलिए कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं है, लेकिन एक जमात जो है वो कर क्या रही है जी? ये इतने दिन में नहीं होगा तो हम वी विल वॉक आउट, ये नहीं होगा तो हम ये कौन सी बदमाशी है भाई? ये कौन सी ब्लैकमेलिंग है? कोई मुल्क के अंदर लोगों को कुछ सुकून की सांस लेने दें। आप मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसको वेलकम करें। हम कर रहे हैं काम, ये 7 वर्किंग डेज में इंशाल्लाह जवाब आ जाएगा। ये 2-3 दिन और लग जाएंगे, 3 दिन नहीं लगेंगे, 4-5 दिन और लग जाएंगे। कमीशन यस और नो? देखिए, टेक्निकली तौर पे तो जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने जवाब दिया है कि जहां सजाएं भी हो जाएं और 90% सफ़र जो है वो अदालती गुजर चुका हो और 10% रह गया हो, तो वहां तो जुडिशल कमीशन नहीं बनते। लेकिन ये उनका मौक़िफ़ है ना, लॉ मिनिस्टर का मौक़िफ़ है, लीगल टीम का मौक़िफ़ है। जब इंटरनल होगी, इसमें सियासी जो हमारी इंटरनल जो सियासी लीडरान है उनका मौक़िफ़ भी आएगा, तो लेट इट कम। हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन ये रोज़ कहना कि हम उठ जाएंगे जी, ये मुज़ाकरात फेल हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर कोई यहाँ क़यामत आ जाएगी। तो ये अगली मीटिंग तो नहीं होने जा रही ना, अगर आप
अगर आप डिसाइड करते हैं कि जी कमीशन नहीं बनना तो अगली मीटिंग नहीं होगी, फिर तो मुज़ाकरात को खत्म समझें। नहीं, लेकिन अब ये चौथी मीटिंग तभी होगी जब आप कहेंगे कि हाँ जी हम कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं। आइए टीओआर पे बात कर लेते हैं। बात ये है कि ये पीटीआई की जमात जो है ये पूरी दुनिया का फेरा लगा के आई है। यूके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, यही मकसद था कि यहाँ प्रेशर डलेगा, हमें कुछ मिल जाएगा। कांग्रेसमैन वहां अमेरिका के जो पाकिस्तान के मुखालिफ बयानिया जिन्होंने रखा हुआ था, वहां गली गली कूचा कूचा अमेरिका का ये फिर के आए, वहां से भी कोई इनकी दाल नहीं गली। फिर ये इन्होंने 26 नवंबर भी किया, उसके अंदर इन्होंने कहा था फाइनल कॉल है, जलाओ घराओ तोड़ाओ तोड़ फोड़। फिर वहां से आगे के खान साहब को छुड़ाए बगैर वापस आ गए। अब ये मुज़ाकरात में बैठे हैं, अब ये कहते हैं पैसे ना भेजो, फिर कहते हैं ये इस डेडलाइन को। तो भाई हमारे दरवाजे तो तब भी खुले थे, आज भी खुले, तो हम तो नहीं बंद करने जा रहे दरवाजे। हम तो मुज़ाकरात में बिलीव करते हैं, हम तो जमहूरी रवायत में इसमें बिलीव करते हैं कि भाई मुल्क का हल ही यहाँ जो ये जो एक पोलराइजेशन नफरत की सियासत है उसका हल यहाँ से निकल। इन्होंने बंद करने दरवाजे कर दें, इन्होंने पहले भी पूरी दुनिया फिर क्या है, अभी भी बंद कर दें, इनकी मर्जी है, हमने खुले रखे हैं दरवाजे। चले बैरिस्टर साहब, मसला यह है कि आप ये कहते हैं कि चौथी मीटिंग नहीं होगी। अगर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी कह देती है कि जी हम कमीशन नहीं बना रहे तो मीटिंग नहीं होगी, लेकिन अगर वो ये कह देते हैं कि हाँ इस पर गौर कर सकते हैं, टीओआर्स पे बात करते हैं, आइए टीओआर्स पे बैठते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमने कमीशन बनाना कि नहीं बनाना, ऐसा लग रहा है कि हुकूमत शायद इन्हीं लाइंस पे जा रही है, फिर तो बैठ जाएंगे आप। देखिए ये तो आप कह रहे हैं कि लग रहा है, मगर आपको कहीं से इनके बयान से लग रहा है। राणा साहब कह रहे हैं कि टीओआर्स पे बात होगी। नहीं, राणा साहब ने जो स्टेटमेंट की कि जी ये बंदूक की नोक पे मुतालबात का, असल में सनाउल्लाह साहब नहीं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा बंदूक की नोक पे जो है ना ये बातचीत करना चाह रहे हैं, और राणा साहब भी उसी तरह हवाला दे रहे हैं कि प्रेशराइज करके जो है ना कर रहे हैं। नहीं माशाल्लाह से कद काट में बड़े एक लेगेसी कैरी करते हैं। नहीं मैं तो सीनियरिटी के हिसाब से कह रहा हूं। मगर देखें माहौल जो है ओवरऑल देखें हुकूमत ये कर रहे हैं बंदूक की नोक पे। देखें ताना हमें दे रहे हैं कि हम इन्हें प्रेशराइज कर रहे हैं। देखें कह रहे हैं ताना दे रहे हैं दुनिया का चक्कर लगा के आए। भाई चक्कर लगाने तो अभी आपने अपने भेजा वजीर को, किसको? ये वोट टेकिंग के लिए। अब टिकट कौन से वजीर को भेजा? नहीं वो तो उस पे तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मुझे तो टीवी से पता चला है कि वो गए हैं, हुकूमत ने नहीं भेजा उन्हें। चले मतलब गए, दुनिया के चक्कर ये काट रहे हैं। देखिए चक्कर काटने की जरूरत इनकी बन गई है। देखिए जहां तक बनाना होता है ना कमीशन बनाना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। अगर आप कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट 2017 उठा लें, पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला है या नहीं है, एक सिंपल सी छोटी सी डिबेट है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है कमीशन बन सकता है, उनकी तरफ से येस और नो में जवाब आ जाना चाहिए। वो ये कहते हैं कि जो मामला पहले से अदालत में चल रहे हैं उस पर कमीशन नहीं बन सकता। भाई ये कदगन किधर से निकाल रहे हैं? क्या एक्ट इन्होंने 2017 का निकाल के देखा है? क्या उसमें ऐसी बात लिखी हुई है कि जहां क्रिमिनल प्रोसीडिंग पैरेलल चल रही हो वहां कमीशन नहीं बन सकता? बात है मॉडल टाउन का केस था, ठीक है, आपने गोलियां चलाई, लोगों का कत्लेआम हुआ, क्या उस पर जुडिशल कमीशन नहीं बना था? और कल को उसी जुडिशल कमीशन ने आपके खिलाफ लिखा, इसी वजह से ये परेशान है। ये कमीशन क्यों नहीं बनाना चाहते? ये लफ्जी गोलाबारी क्यों कर रहे हैं कि किसी तरह से पीटीआई खुद पीछे हट जाए? बात है पीटीआई ने तो इनका ब्लफ पकड़ लिया है। पीटीआई ने तो कहा हाँ जी आप गो हेड दें, हम आपके साथ टेबल पे बैठे हैं। अब ये उस पर बैठना नहीं चाह रहे, अब बहाने बना रहे हैं। देखिए टीओआर्स पे डिस्कशन हो सकती है, हमने तो टेंटेटिव टीओआर्स दिए ना, बुनियादी तौर पे आज आप ओके करते हैं, आज करें कल करें, ओके करें, टीम आपके साथ बैठ जाएगी, टीओआर्स पे म्यूचुअल डिस्कशन हो जाएगी, किसने हेड करना है, इन चीज़ों पर बात होगी। ये सब्जेक्ट टू डिबेट है ना। और कल को जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए कमीशन बनने हैं, क्या कमीशन की इंक्वायरी उसी तरह खूब खाते चली जानी है? देखें उसका रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए ना, कौन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है तो आगे वे फॉरवर्ड क्या है? अगर किसी और की तरफ है तो वो किस तरह से उसको अकाउंटेबल आप करेंगे? ये सारी चीजें तय होने वाली। सही है। वैसे शहरा साहब एक कमीशन बन जाने में हर्ज ही क्या है? अगर हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है तो कमीशन भी तो यही फैसला करेगा ना कि पीटीआई का मौक़िफ़ गलत है। अच्छा अभी तक जो है ना हुकूमत ने बिल्कुल पत्तेशो नहीं किए हैं कि कोई हट जाए या नहीं है, बनाएगी या नहीं बनाएगी। नहीं कहीं ऐसी बातें तो कर रहे हैं वो कि नहीं देखिए जी ये बन नहीं सकता, इसमें टेक्निकल हर्डल्स हैं। बंदूक की नोक है तो नोक तो नजर आ गई कि आप कह रहे हैं कमीशन भी बनाओ और फलाने जजेस हो, तो फिर टीओआर्स भी आप ही लिखेंगे क्या? असल बात यह है कि आपने लिख के एक दे दिया और उसके बाद तो आप बताएंगे अब मेरी बात होने दे। अब उन्होंने लिख के अब आपने कह दिया कि जी कमीशन बने वरना हम मीटिंग नहीं रखेंगे। तो भाई हाँ कहने के बावजूद भी बैठना तो आपको कमीशन बनने से पहले ही होगा ना कि हाँ हम चाहते हैं। लेकिन आपने अगर टीओआर में एक शर्त फिर अपनी दे दी तो बंदूक की नोक तो आ गई ना उसमें।
तो बेहतर यह है कि नहीं, मगर ओपन शायद- माइंड के साथ जी। बैठें और उसमें हुकूमत जो है जाहिर बताएगी कि अगर हम कमीशन बना रहे हैं तो ये TORs होंगे, फिर उन TORs पर भी बहस होगी जी। और फिर मैं समझती हूँ कि नाम जो होंगे उन पर भी बात जाएगी। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पे आप ये नहीं कह सकते बना रहे हो वरना हम नहीं आते। भाई ये तो कह दिया उन्होंने। ये नहीं कहना चाहिए ना, ये बंदूक की नोक हो गए। लेकिन आज इन्होंने ये कह दिया कि पैसे ना भेजें, ये तो सब जगह अच्छा, अब ये जो बात है पैसे ना भेजे, इससे भी रिलेटेड मैं एक और बात करती हूँ। एक मिनट देखिए, आपके TORs वो आपके मज़ाकरात हो रहे हैं, अभी तक उसमें कोई ऐसी बात नहीं हुई कि नहीं ना नजर ना आए। 7 दिन भी नहीं हुए पूरे, हो जाएंगे कल परसों में, आ जाएगी बात। ये बात रोजाना डिसाइड होती है और पार्लिमानी एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में डिसाइड हुई कि जो बात जहाँ है वहाँ चल रही है, बट हमें हाउस को चलाना है, क्योंकि सबसे पहले PTI कहती है टैक्स पेयर के पैसों से जो ये हाउस चल रहा है, तो वहाँ पे मुसलसल एक हुल्लड़बाजी है। एक इनके साहब हैं, इकबाल आफरीदी नाम है ना उनका, वो हर 1 घंटे के बाद अंदर आते हैं और कहते हैं कोरम पूरा। अच्छा, वो कुरम भूल जाते हैं, मुझे लगता है वो कुरम कहना चाह रहे हैं जहाँ के हालात पे बस। तो बहरहाल, तो अब ये भी एक बंदूक की नोक है कि इसके बावजूद के मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन हाउस नहीं चलने देना। आपने भी जिक्र किया कि इन्होंने फरमाइश कर दिया कि जी फलां जजेस पे बनेगा, तो ये कैसे डिसाइड होगा? वो नाम नहीं ले रहे, वो तो कह रहे हैं सीनियर 3 जजेस पर। सीनियर 3 में जस्टिस याहिया फरीदी भी शामिल है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी शामिल है। मुल्क में अदालतें खुली हैं, इनको बहुत सारे केसेस में रिलीफ मिला है, बांटे नहीं जज को, इस तरह इन्होंने पहले भी बटाई की और फिर मामलात इस हद तक सीरियस हो गए कि जजेस, अदलिया और हर चीज बढ़ गई, तो इससे जो है नुकसान होता है। वैसे तो ये अगर देखा जाए तो ये तो 26वीं तरमीम से अदालत बढ़ गई है, आईनी बेंच देखिए 26वीं तरमीम में आप ये नहीं कह सकते, 26वीं तरमीम में आप अभी कामरान मुर्तजा को ले, वो बताएंगे कि ये हर चीज पे राजी थे, सिर्फ अडियाला गए और चुप हो गए, नाराज फिर भी नहीं थे, बस चुप थे कि वीटो पावर ने मना कर दिया है। तो ये आप हम पे नहीं डाल सकते इसमें, ये बिल्कुल थे, आप अभी ले लें कामरान मुर्तजा को। नहीं, सही है, उनका ये मौक़िफ़ है। लेकिन इसमें राना साहब, ये जो आज फवाद चौधरी साहब मिल के आए हैं इमरान खान साहब से, वो कहते हैं तवील गुफ्तगू का मौका मिला, इमरान खान मुज़ाकरात की कामयाबी चाहते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ जुडिशल कमीशन की बात नहीं कर रहे, वो सीनियर मोस्ट जज साहिबान पर जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं। जाहिर है कि हुकूमत के पसंदीदा जज साहिबान पर कमीशन बनना एक मजाक है, तो हुकूमत के पसंदीदा जजेस कबूल नहीं किए जाएंगे, सीनियर मोस्ट कबूल किए जाएंगे, तो सिर्फ कमीशन बनाना काफी नहीं है, सीनियर मोस्ट जजेस का कमीशन बनाना पड़ेगा। जो PTI के पसंदीदा जजेस हैं उनके ऊपर कमीशन बनना चाहिए। तो शायद उनके नहीं है चीफ जस्टिस, वो तो सीनियर मोस्ट में तो वो भी है ना। हाँ, वो भी हैं और भी हैं जो बड़े फेवरेट हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो भी होंगे। ये देखें, बात ये है पिक एंड चूज से तो आप बनाते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, नहीं, आप इसको डाल दो, इसको निकाल दो। देखें, वो बात ये है कि ये इन्होंने लिख के दिया है या अब ये नई एडिशन है, पहले तो ये देखना चाहिए ना, इसलिए तभी हमने कहा था कि तहरीरी तौर पर सारी डिबेट होनी चाहिए। अब ये जो है साहब बता सकते हैं कि पहले जो इन्होंने लिख के चार्टर ऑफ डिमांड दिया उसमें सीनियर मोस्ट लिखा हुआ है, सीनियर मोस्ट लिखा हुआ है उसमें कि जजेस म्यूचुअली एग्री करना, जो तो प्रेस रिलीज आई उसमें, मगर ये सब्जेक्ट टू डिबेट है ना कि एक दफा पहले कमीशन तो ओके हुए ना, हम चले गए, अभी हाँ ना हो नहीं रही जजेस की सिलेक्शन की तरफ। फिर इसमें एक और बात है, पहले से तो काजी का इंतजाम नहीं करना चाहिए ना कि काजी सेलेक्ट कर। फिर इसमें एक और सवाल है कि फवाद चौधरी साहब क्या PTI का हिस्सा है या नहीं है, जो वो बयान दे रहे हैं। इमरान खान से मुलाकात के बाद उनका वो तो इमरान खान की राय बता रहे हैं ना, सवाल तो बनता है ना, क्योंकि इस जमात में ये भी बड़ा इशू है कि ये जो है वो हैं या नहीं है। कुछ लोग कहते हैं वो नहीं है, अगर फर्ज कीजिए नहीं कहते हैं, अगर फर्ज कीजिए नहीं है तो वो कह रहे हैं कि इमरान खान का ये मैसेज है, तो फिर भी इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। क्या बताओ, खुद ही बना लिया मैसेज, ऑफिशियल तो नहीं हुआ ना। वो PTI का मैसेज जो है वो कोई और बंदा तो नहीं दे सकता। तो मेरे ख्याल से ये जो आपका सवाल है, ये इसका जवाब पहले ये दे दें कि वो पहले आप दे दें, पहले आप दे दें। देखिए, बुनियादी बात वही नुक्ता है कि एग्री आप देखिए कमीशन बनना है कि नहीं, आगे निटी-ग्रिटीज तो बैठ के देखिए, मामला उस तरफ जाता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। आज आप देखें ना, प्रायोरिटीज मिसप्लेस हैं। देखें, इन्होंने बात की कि जी इनसे जो है ना अच्छे की हमें उम्मीद नहीं है, ठीक है, बात है कि अच्छे की उम्मीद आप किस तरह से हमसे रख सकते हैं, आप कौम के साथ कर क्या रहे हैं, ठीक है। आप ओवरऑल देखें, आज हमारी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी,
डिजिटल नेशन का पाकिस्तान एक्ट लेके आ रहे हैं, हरिडली लेके आ रहे हैं। एक पीटीए ऑलरेडी एज रेगुलेटर मौजूद है, ठीक है, आप उसको रेगुलेटर को एक्सपैंड कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं, मगर नहीं, आपने पूरी कौम की सर्वेलेंस करनी है। आपने पूरी कौम को, पहले एक इंटरनेट बंद किया हुआ था, अब आप चाहते हैं कि लोगों के घरों में घुस जाएं, लोगों की निटी ग्रिटी डिटेल्स, उनकी हेल्थ से रिलेटेड सारी, ताकि आपके हाथ में आ जाए, आप उन्हें उस तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं। बट पहले आप प्रिवेसी लॉज तो लाएं। प्रिवेसी लॉज इस मुल्क में है नहीं, इतनी इंट्रूसिव किस्म की लोगों की इंडिविजुअल लेवल पे सर्वेलेंस हो रही है, आप वो करें। दूसरी तरफ अगर पैसे के मामलात में देखें, आप गिला दे रहे हैं हमें कि जी ओवरसीज पैसे ना भेजें, ये कह रहे हैं। बात है, आप अभी मुल्क के पैसे के साथ कर क्या रहे हैं? एफबीआर ने नया तमाशा क्या किया है आपने देखा है? 1010 गाड़ियां, भाई किस लिए? बात है, एफबीआर डायरेक्ट टैक्स कितना कलेक्ट करती है? सारा तो विदहोल्डिंग 385 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है सर, वो तो है ही है। 1000 गाड़ियां। आज सेनेट में बात हुई, हम बात करते हैं आगे चल के। वो तो खाली है, ये फर्स्ट 6 मंथ्स में शॉर्टफॉल है। इन्होंने 1300 बिलियन रुपए इकट्ठा करना है। बात है, डायरेक्ट आपके एफबीआर के अफसरान खुद जाके कितना टैक्स कलेक्ट करते हैं, कितने सालाना ऑडिट करते हैं। बात है, अफसरशाही को मोटे करते जाने कि वो आपके काम करें, उनकी तरफ कोई सवाल ना उठाए। हमारी पार्लियामेंट गाड़ियां ना होने की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे थे ना सर। अब वो शॉर्टफॉल पूरा करना, उन्होंने गाड़ियां चाहिए, जाएंगे फील्ड में जाएंगे तो काम करेंगे। चले उनको भी छोड़ दे, हमारे अब देखें आजकल लॉजेस की मेंटेनेंस चल रही, जुल्म की इंतहा देखें, मतलब 5 मरले की भी लॉज नहीं है। क्या हो रहा है? 35 लाख एस्टिमेट लग रहा है। बात है, हमारी नाक के नीचे जो है ना करप्शन हो रही। बात है, हुकूमत कर क्या रही है? मतलब इन चीजों को किसी ने नहीं देखा। भाई इतनी तो लॉज आप 35 लाख में पूरी नई कंस्ट्रक्ट कर लें। बात है, कौन ये कर रहा है? मतलब जुल्म की इंतहा कर रहे हैं। तो मैं गाड़ियों पर आगे जाके बात करता हूं। देखिए, एक तो जो डिजिटल नेशन पाकिस्तान है ना, उसमें कोई ये प्राइवेसी को नहीं हमलावर कर रहे। ये डिजिटल इंटीग्रेशन की बात है कि जितने मुख्तलिफ जो डेटा पॉइंट्स हैं, चाहे वो नादरा है, आपकी हेल्थ सर्विसेज हैं, आपकी एक्साइज है गाड़ियों की, उसको डेटाबेस को इंटीग्रेट करें ताकि आपकी जो ई कॉमर्स है, जो आपकी डिजिटल इकोनॉमी है, वो बढ़े। तो ये इट इज़ नॉट अबाउट प्राइवेसी कि आपके प्राइवेसी को वो अटैक करें। ये तो एक डिजिटल नेशन के ऊपर लॉ लाया जा रहा है और कोई इसमें जल्दी नहीं है। इस पर डिबेट होगी, आप भी इनपुट दें। और ये तो एक वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ डिजिटल इकोनॉमी, तो ये उसके हवाले से तो इन्होंने वो उसको गलत इंटरप्रेट किया है कि ये कोई हम हेल्थ के मामला, ये ओवरऑल डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी और उसके सारे सेक्टर्स। आज जैसे आपकी मिनिस्टर भी कह रहे थे कमेटी के इजलास में कि जी बहुत रेजिस्टेंस का सामना है इदारों की तरफ से भी। इदारों से मुराद जो जिस भी डिपार्टमेंट को वो करना चाहते हैं, वो भी वो चाहते नहीं, रेजिस्ट करते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि देखें, यही तो हम रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं, यही तो हम चेंज लेके आ रहे हैं कि हम अदारों के डेटास को इंटीग्रेट करेंगे, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, और इसी से ही दुनिया के अंदर जहां भी उससे पहले डिजिटल इकोनॉमी का बंदोबस्त करना पड़ेगा ना, जो रोजाना वो भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, दूसरा इनका जो मौक़िफ़ था, क्या पॉइंट था इनका? एफबीआर की गाड़ियां, वो एफबीआर की गाड़ियों में आता हूं सर, उस पर आ जाता हूं मैं, उस पर आ जाता हूं। शैला साहबा, बैकडोर मुज़ाकरात, ये तो हुकूमत का पीटीआई का चले एक मौक़िफ़ हो सकता है, पीपल्स पार्टी क्या देख रही है? बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं? किससे होते हैं बैकडोर मुज़ाकरात? पीटीआई के कंबोडिया से मतलब ये कि एक तरफ तो हमूदुर रहमान वाला ट्वीट भी आ जाता है, उसके बाद जिस नौयत का वो ट्वीट है याया खान और कुछ बना और वो तो मुसलसल आ रहा है, तो वो मैं नहीं समझती कि उसके बाद कोई पेशरफ्त होगी। लेकिन मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगी, हमारे यहाँ अभी मैं नहीं समझती कि किसी ने भी उस बिल को देख लिया है जिसको हम बात कर रहे हैं, कि अभी वो टेबल ही नहीं हुआ। किस बिल की बात कर रहे हैं? डिजिटल इकोनॉमी की साइड की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, बैकडोर के ऊपर मैं अगर एक पॉइंट, अगर बैकडोर पे आप इजाजत दें, देखें ये भी अब देखें ना, ये इनकी जो अलाइनमेंट है कितनी आउट है, या इनकी जो व्हील बैलेंसिंग है वो कितनी आउट है कि मुज़ाकरात हमारे साथ कर रहे हैं, एक मुलाकात हो जाती है और ये इनकी खुशी जो है वो संभाली नहीं जाती है, और कहते हैं जी खान साहब भी खुश हैं, ये तो बड़ी अच्छी ब्रेक थ्रू हो गया। जबकि आपकी परेशानी नहीं, हम तो बिल्कुल भी नहीं परेशान, कोई एक खुश है दूसरा परेशान नहीं। मैं इसमें एक बात कहना चाहती हूँ, आपको 1-2 दिन लगे थे इस मामले को समझने में, ये क्या हो रहा है? इंटरनली कॉन्फिडेंस इतना कम है कि चेयरमैन कह रहे कि खान साहब कह रहे मेरी मुलाकात हो गई, एक दिन पहले वो कह रहे नहीं हुई, फिर उन्होंने कहा कि हुई है, बहुत सारी बातें हुई हैं, फिर पे बैठ कर उन्होंने कहा नहीं सिर्फ सिक्योरिटी पे बात। तो ये हमें खुद ये टेंडेंसी है कि वो अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं हालात के मुताबिक। जो इस पर वो पुरानी बात थी कि जो है वो बाप जैसा शफकत का हाथ है,
ये फिसल जाते हैं, ये जमहूरी मुज़ाकरात करते करते ये स्लिप हो जाते हैं। आप ये तो बताएं ना, फौरन एक दो दिन आपको राणा साहब आप भी कहते हैं, फिर जरा सी कोई बात हो जाए तो अब्बू की पिटाई का बुरा नहीं, ये जो मुलाकात की खबर आई थी, राणा साहब आपको एक दो दिन लगे तो थे ना इस मामले को समझने में कि ये क्या हो रहा है? मैं आपको आप थोड़ा सा परेशान तो नहीं, गवर्नर ने पहले दिन ही पॉइंट आउट कर दिया था कि मुलाकात हुई है। अब जहां बात है, अब बात करने वाला कह रहा है मुझसे ये बात ही नहीं हुई एक दिन, और एक दिन कह रहे हैं मुझसे बात हुई। एक दिन एक बंदा कह रहा है खुशाइंद है और दूसरे दिन याया खान है। तो ये तो वैसे गौर का जवाब तो ये स्टेट ऑफ माइंड जो है ना, स्टेट ऑफ माइंड को कहाँ फिक्स? ऐसे आपने इतना शोर मचाया बैरिस्टर साहब की, खुशी नहीं संभाली जा रही थी। खुशी नहीं बात है। देखिए आपने खुद ही कहा कि बैरिस्टर साहब ने पहली दफा नहीं बताया, तो इन्हें परेशानी क्या लाक होगी? बात है ये क्यों इतने तजस्सुस में कि क्या बात हुई है, क्या सियासत पे भी बात हुई है, नहीं हुई? सोच रहे हैं कि कैसे मुंह होता है कि एक दिन न्यूट्रल कह दो, एक दिन जानवर कह दो, एक दिन कुछ कह दो, फिर उन्हीं से बात करके खुश हो जाओ। तो ये हम ये देखना और समझना चाहते हैं। फैसला कर लें। देखिए आपने खुद पॉलिटिक्स किया थ्रू आउट द पीरियड। बात है ये हाइब्रिड प्लस निजाम नहीं चल रहा। आप खुद बताएं कि आपके वजीर आजम आज क्या खुश थे फ्लोर ऑफ द हाउस पे? आपको गिला करके नहीं गए कि मुझे इन बातों के लिए बुलाया? नहीं, मैं तो आगे बैठी नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है। लेकिन ये है कि 2 दिन से वो आ रहे हैं तो उन्हें किसने बुलाया? उन्हें किसने बुलाया? खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि आप खुद नहीं आना चाहते। नहीं, इसमें ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वजीर आजम के पास खासे काम होते हैं। आप खुद देखें, उंगलियां जो है ना आपकी रह जाएंगी। और इमरान खान बहैसियत वजीर आजम कितनी दफा इजलास में आए वो आपको पता चल जाएगा। 10 उंगलियां है ना, ये बच जाएंगी, अभी ये बच जाएंगी। अपनी परफॉर्मेंस पे खड़े होना है ना कि हमारी नाकामियों पे या हमारी कोताहियों पे खड़ा होना। खुर्शीद शाह साहब ने हमसे ये बात की थी कि मैंने वजीर आजम को बुलाया है क्योंकि हम ये फील कर रहे थे, और क्योंकि नजर आता है कि पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाउस को, कोरम को और सब चीज को लेके चल रही है, तो हमने बुलाया था। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, खुली बात है ये। सही है, कोई ऐसी बात तो नहीं है। मुझे छोटा सा ब्रेक जरा लेना है कि एक तो हम बात कर रहे हैं बैकडोर मुज़ाकरात की, जिसके बारे में राणा साहब की भी राय आपने सुनी और मेहमानों की भी। साथ ही साथ डील की जो बात की जाती है कि डील, इमरान खान साहब क्लेम करते हैं मुझे डील ऑफर की गई है, मैंने रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया। फैसल बोर्डा कह रहे हैं कि कोई डील उन्हें ऑफर हुई नहीं है और जिस दिन होगी उसी दिन उसे वो कबूल कर लेंगे। एक ब्रेक लेकर जरा मैं सुनवाता हूँ उनकी राय क्या है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बारहा अडयाला जेल में इमरान खान ये कह चुके हैं कि मुझे बनी गाला शिफ्ट होने पर के लिए ऑफर किया गया, मैंने इनकार कर दिया, हम अदालतों से छूटेंगे, कोई डील कबूल नहीं करेंगे, डील ऑफर की जा रही है। बैरिस्टर साहब वो कहते हैं डील ऑफर ही नहीं हो रही, जिस दिन ऑफर होगी उसी दिन आप कबूल कर लेंगे। खामखा शोर मचाया हुआ है। देखिए वो बात करें हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट में, हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट में देखें ना, जब भी डील ऑफर हुई है फौरन कबूल की गई है। देखें जद्दा जहाज उड़ जाता है तब पता चलता है इधर डील हो गया, और जो जेल में बैठे होते हैं वो दुहाइयाँ देते हैं और फिर वो 164 का बयान अपने ही लीडर के खिलाफ रिकॉर्ड कराते हैं। या फिर डील हो जाए तो फिर प्लेटलेट्स फौरन डाउन हो जाते हैं और फिर जहाज आके खड़ा हो जाता है, एयर आपको एम्बुलेंस जो है ना ले जाती है। या फिर डील हो जाए तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बावजूद वापस आने के रास्ते खुल जाते हैं, एक डिक्टेटर आपको मुल्क में लैंड करने की परमिशन दे देता है। तो ये तो पास्ट में ऐसा होता रहा है, मगर अब जो है कि एक डिफरेंट स्पीशीज से जो है ना वास्ता पड़ा है, डिफरेंट स्पीशीज से। हाँ जी, क्योंकि वो इस टाइम देखें एक ब्रीड अपार्ट है। देखें डिफरेंट है कि देखें पॉलिटिक्स इमरान खान ने कर ली, देखें एज ए क्रिकेटिंग स्टार राइज किए, पॉलिटिक्स के फील्ड में आ गए। देखें अब ऑब्जेक्टिव उनका डिफरेंट है। देखें हमें ये देख रहे हैं एज आज राइवल, शायद इमरान खान को गेज करते हैं कि वो शायद पीएम की कुर्सी के पीछे है, शहबाज शरीफ को गिराने का मकसद यही है, या है कि पीपल्स पार्टी का कहीं वो ऑक्यूपेशन ना हो जाए, उसको जो है ना काउंटर करने की। देखिए इमरान खान ने पॉलिटिक्स कर ली, अपना एज पीएम शिप का भी टेन्योर गुजार लिया, अब वो एज रिफॉर्मिस्ट जो है ना अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। और देखें एक 500 दिन प्लस की जेल क्यों काटी? अगर रास्ता निकालना होता, माफ़ी तलाफ़ी करनी होती तो बड़े मौके थे, ठीक है, इसके अलावा भी थे, 26 से पहले भी थे, चीज़ें की जा सकती थी मगर नहीं की। इतना हार्ड लाइन स्टांस कोई बंदा ले जेल में, पता है कि जब कैद में हूँ और सख्तियां भी होंगे और मामलात भी होंगे, फिर भी अगर बंदा अपने स्टैंड पे खड़ा है तो मेरे ख्याल से उसको लेकिन हिस्ट्री में राणा साहब ये बताती है कि जब भी किसी की के साथ डील हो जाती है, हुकूमत वक्त को पता नहीं होता
कि क्या हो रहा है। हुकूमत वक्त को बाद में ही पता चलता है। तो ये फैसल वोडा हो या राना साहब हो या कोई भी अगर कह रहा हो कि जी डील ऑफर नहीं हुई या डील नहीं हो रही या कोई बातचीत नहीं हो रही, तो हुकूमतों को कब पता होता है? हुकूमतें तो लाइल्मी होती हैं, जैसे इमरान खान भी लाइल्म थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हुकूमत बहुत कंफर्टेबल है। हुकूमत जो है समझती है कि वो इकोनॉमिक फ्रंट पे डिलीवर कर रही है। एक टर्न अराउंड आया है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को ऐसा समझने से तो कोई नहीं रोकता। हाँ नहीं, लेकिन अब वो दुनिया जो ताजर हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो सारे इशारिये हैं, वो इस चीज़ की गवाही दे। इंडस्ट्री की नेगेटिव ग्रोथ है सर। नहीं देखें, बेशक LSM की होगी, लेकिन ये टर्न अराउंड होने जा रहा है। सारे इशारिये बेहतरी की तरफ हैं, इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं। तो हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि एक बड़ा अच्छा मिल के पहले जो आर्म फोर्सेस है और GDP का टारगेट भी अचीव नहीं कर सके सर। देखिए, आप वो टारगेट से आप जो मर्जी शॉर्टफॉल कह लें, जो मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था, आज जहां महंगाई 40% पे थी, आज वो जो है वो 4.1% पे आ गई। आपके फॉरेक्स के रिजर्व $16.5 अरब पे पहुंच गए हैं, पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं। आपकी स्टेबल एक्सचेंज रेट है, आपकी स्टॉक मार्केट पिक कर रही है। ओवरऑल आप देखें एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, आपकी रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, आप करंट अकाउंट सरप्लस में हैं, आपको फर्दर इस साल में बोरोइंग नहीं करनी पड़ेगी। तो ये वो प्लेटफॉर्म है। गवर्नमेंट कंफर्टेबल है। देखें, गवर्नमेंट समझती है कि आगे और बेहतरी आएगी, इंशाल्लाह ताला एक आम आदमी को और रिलीफ मिलेगा। तो ये जो डीलें, इन्होंने इतनी लंबी कहानी सुनाई पुरानी, ये वो देखें, बात ये कि ये हुकूमत में कैसे आए 2018 में एक रिग्ड तरीन इलेक्शन। फिर इन्होंने जो, मैंने इससे बढ़ के क्या कह सकते हैं, वो जो आफरीदी साहब है उनका बयान सामने है कि बाप की हैसियत रखी हुई थी। इन्होंने कहा शफकत का हाथ है इनका और वालदैन की हैसियत। 2018 में ज्यादा रिगिंग हुई है 2024 में? नहीं, मेरे नजदीक तो 2018 में ज्यादा बदतरीन रिगिंग थी। अच्छा, अब देखें, अब आप ये देखें कि ये इन्होंने वो दौर कैसे चलाया। अब ये कहते हैं हम रिफॉर्मिस्ट हैं और रिफॉर्म होने लगी है, लेकिन आप ये देख लेना जो मुलाकात थी उस पर इनकी खुशी संभाली जा रही थी। आप बताएं ना, इसका जवाब दें कि एक लहर था, एक के पता नहीं क्या हो गया है। तो ये इनकी रिफॉर्म है सारी। ये पूरी ये इस्टेब्लिशमेंट से हम बात करेंगे, ये इनकी रिफॉर्म है। सियासी हरीफों से बात नहीं। इनकी रिफॉर्म ये है कि हम अमेरिका का दरवाजा खटखटाएंगे, अमेरिका कुछ करेगा, डोनाल्ड ट्रंप आएगा, कुछ हो जाएगा, फिर उस पीछे शिकायतें लगी। ये इनकी रिफॉर्म है। उससे पहले ये UN को खत लिख रहे थे। तो इनकी जो रिफॉर्म है ना, वो एक्सपोज हो चुकी है। इनकी रिफॉर्म जो थी वो हमने 26 नवंबर को आपको एक ऐसी धुतकारी हुई और गिरी हुई पार्टी के साथ क्यों बातचीत कर रहे हैं? क्योंकि हमारे मैं उसकी वजह कमेटी उन्होंने बनाई है पहले। उसकी वजह कमेटी उन्होंने बनाई है पहले। इनके पास ऑप्शन था ना रिफ्यूज करने का। वो कहते हम तो डायलॉग के हामी हैं। देखिए, उसका मैं जवाब दे दूं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब ये हम ऑपोजिशन में थे और ये हमें दबारों में चुन रहे थे, वो तो तब भी कह रहे थे आओ बात करें। उस वक्त से वो लगे हुए हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए। अभी भी एपेक्स कमेटी हो, फ्लोर ऑफ द हाउस हो, तो शहबाज शरीफ ने तो दरवाजे मुज़ाकरात के हमेशा खोली रखे हैं। ये मैंने आपको कहा, दुनिया फिर ली इन्होंने। फिर ये लाइन पे आए, फिर भी ये दरमियान में इधर उधर हो जाते हैं। इनको कोई मीटिंग हो जाए तो कहते हैं जी अब हम ठीक हो गए, अब हमें जरूरत नहीं है, अब डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं तो अब हमें जरूरत नहीं है। ये तो इनका मौकफ है ना, हमारे दरवाजे खोले। जी शैला साहब, ये वैसे अभी जो एक सवाल ज़मनी ऐसे गुफ्तगू में उठ गया, 2018 में ज्यादा रैगिंग हुई है, 24 में ज्यादा हुई है? और मैं समझती हूँ कि 2018 में तो क्या नहीं हुआ, इन द एंड जब वो रैगिंग नाकाम हो गई तो जहाज तक उड़े बाद में। अच्छा, मैं एक बात कहना चाह रही थी कि COD पे इन्होंने बात की थी। ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलावा 25 और पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, और जब मोहतरमा आ रही थी, यानी आप डिक्टेटर से कितना लड़ेंगे, हमारे अलावा लड़ा कौन है? ठीक है, 17 लोगों को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अलावा फांसियाँ हुई हैं, कोड़े पड़े हैं 86,480। तो हमारे अलावा लड़ा कौन है? तो आप कितना लड़ेंगे? ठीक है, तो जब आपने बात की तो आपने ज़ाती नहीं की, आने का रास्ता पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए मांगा। और जब मोहतरमा आ रही थी तो पार्टी के लीडर ने ये कहा कि जिस दिन मोहतरमा यहाँ पहुँचेंगी जो ये डील का तासुर ख़त्म हो जाएगा, और उनको धमकी दी गई थी और फिर वो पूरी भी की। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब एनालाइज़ किया करें चीज़ों को तो ज़रा सोच समझ के किया करें। दूसरी बात यह है कि देखें, फैसल वाउडा उनके करीब तरीन साथी हैं, वो ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि इमोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त एक वक्त ऐसा आया कि बाजवा साहब ने कहा कि ये वापस ले लें, क्योंकि उस वक्त भी उनको ये ऑफ़र की गई थी कौम के बाप को कि हम आपको जितनी चाहेंगे आपको एक्सटेंशन दे देंगे। ठीक है, और इसके बाद भी जो है अब जब ये बात हो रही है
तो खुशाइंद कहा जा रहा है, तो जब उनसे बातचीत खुशाइंद है तो अगर किससे कहा जा रहा है रिहा करो, जब अदालत में मुकदमे चल रहे हैं, जिनके पास ताकत है, किससे कहा जा रहा है रिहा करो? रोजाना असेंबली में रिहा करो के नारे क्यों लगते हैं? हाँ। इसका जवाब कोई देना चाहेंगे? देखें, रिहा करो की बात नहीं, देखें प्रोसेस क्या हो रहा है। इमरान खान आज किस मुकदमे में गिरफ्तार है? बुनियादी तौर पे अलकादिर तो अब कन्विक्शन हुई ना, बात है अलकादिर में बेल हुई, गिरफ्तारी किस में डाली? एक लावारिस सा केस था ना, न्यू टाउन का उठाया हुकूमत ने, रातों रात गिरफ्तारी डाली। तो दुरुस्त था कि अब कोई केस नहीं है तो अब रिहा कर दें, लेकिन अब तो कन्विक्शन हो गई है, तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्त अपील के साथ जाएगी ना, तो वो तो नहीं, तो अब तो आप हुकूमत से नहीं कह सकते ना, अब तो आपको अदालत से कहना पड़ेगा रिहा करो। बाकी कैदी किधर है? बाकी कैदी आज जो अटक जेल में बैठे हुए हैं, जो जेलम में बैठे हुए हैं, ठीक है, सैकड़ों की तादाद में, उनका क्या कसूर है? देखें पॉलिटिकल उन्होंने प्रोटेस्ट किया। देखें आप क्या मिसाल कायम कर रहे हैं कि एक प्रोटेस्टर को आप इस तरह से ट्रीट करेंगे, तो देखें पहिए ने तो घूमना है, कल को आपकी बारी आएगी, फिर आप गिला करेंगे, फिर आप यही कहेंगे घूमा है तो ये हुआ है। नहीं, घूमा नहीं है। देखें हमने चीजें, आपने अपना कॉम्प्लेक्शन भूल गए ना। देखें पीपल्स पार्टी जिस चीज के लिए खड़ी की तो बात नहीं करें ना, सिंध में तो आपके बंदे नहीं आ रहे हैं, और इस वक्त जो है जो आपके ऊपर जो केस है तो ये खड़े हो सकते नहीं, वहाँ हमने तो आपको कहा था आप बना लें। नहीं देखें ओवरऑल हमने तो आपको कहा था, क्योंकि हम पार्लियामेंट को ताला नहीं लगने देंगे। हम पार्लियामेंट, देखिए मैं सीधे एक बात कहती हूँ, आप जो है ना इस वक्त आपने कोई तब्दीली नहीं लाए थे। अगर आप तब्दीली लाते, कोई प्रेसिडेंट सेट करते, आपने क्या किया कि आपने कहा कि सब जेल, मेरा वो दौर होगा तो ये सब जेल में होंगे, और आपने रखा जेल। देखिए आपने एक दूसरे पे मुकदमे बनाए हुए थे। पीपल्स पार्टी के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था। हमारे ही वजीर नहीं, हमारे ही वजीर जो है वो आजम सवाती की वजह से जो है वो जेल में थे, और फिर जब हम चले गए तो वो बरी हुए। देखिए ये जो मामलात हुए थे, जिसमें जरदारी साहब के अलावा 8,040 लोग तो सिर्फ MQM के थे, उन पे मुकदमा नहीं चला था। तो ये जो चार्टर हुआ था, इसमें ये बात हुई थी कि जो सियासी मुकदमात हैं, जिनको चलते हुए 10 साल हो गए और वो किसी नुक्ता नज़र पे न पहुंच सकते, उनको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन फिर चौधरी निसार को दोबारा जोश आया, उन्होंने फिर उस एक और मामला जो है वो मैं राना साहब चाहता हूँ कि आप उस पर कॉमेंट कर देंगे। आदिल बाज़ई का क्या मामला है? आदिल बाज़ई जो हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है शहबाज शरीफ साहब के कि उन्होंने मेरा जाली हलफनामा जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराया, और जब उनको मजिस्ट्रेट ने IO से कहा, जिस SHO से कहा, उसने मेरे हक में स्टेटमेंट दी तो उसको भी टर्मिनेट कर दिया गया। फिर जिस ओथ कमिश्नर से जाली दस्तखत कराया गया उस ओथ कमिश्नर पर भी FIR कर दी गई। तो ये कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप आदिल बाज़ई के इस? देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 4-4 एफिडेविट जमा करा देते हैं, या उन्होंने लिखे होते हैं, अब वो कह रहे हैं कि मेरा जाली नहीं था, मेरा जाली जमा करा दिया है। भाई आपने खुद जमा कराया है, अब अगर आपने जाली जमा कराया है तो वो आप जाने, इसकी तस्दीक होनी चाहिए कि वो इसकी तहकीक होनी चाहिए। इसकी तहकीक तो हुई ना, वो जिस SHO ने की उसको आपने उसके साथ क्या किया? नहीं देखिए मुझे इसकी डिटेल नहीं पता, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने खुद एफिडेविट जमा कराया, वो जमात उन्होंने ज्वाइन की, और फिर अब वो कह रहे हैं कि वो जाली है। तो ये तो अब मुझे इसका डिटेल नहीं पता, लेकिन जाली नहीं जमा होना चाहिए। अगर जमा जिसने कराया हुआ तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना, बात खत्म। अगर शहबाज शरीफ साहब ने कराया तो बड़ा गलत किया। शहबाज शरीफ साहब ने कैसे कराया? वो तो नहीं, मतलब नहीं कराया ना, उस एफिडेविट नहीं, उस पार्टी की तरफ से जाता ना एफिडेविट जो उन्होंने जमा कराया, उसके बाद ही फिर वो कोई हुआ है ना, उन्होंने कराया हुआ था। क्या आदिल बाज़ई ने आपका भी एफिडेविट जमा करवाया? तो लेट जमा हुआ। वही में क्या है कि 18 की तारीख है, आदिल बाज़ई के पास ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन का मौजूद है रिसीविंग, 18 को फिर 19 किया गया है। वो इंटरपोलेशन सामने जाहिर है, नजर आ रहा है कि वो जो है ना उसको लेट कराने के लिए वो सारा चीज है। बात है अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी उसको देख लिया है, कह दिया डायरेक्शन, तो अब ये फेस करे ना, बात है उसका ट्रायल को फेस करें, चीजें डिसाइड हो देंगी। मगर काउंटर साइन कैंडिडेट के भी होते हैं। मैं आपको जस्ट एक बात बता रही हूँ, लाहौर में डिफेंस की एक सीट पर PTI की एक टिकट होल्डर ने PTI का टिकट वापस किया, हमसे टिकट लिया और पार्टी में शामिल हुई, और उसके बाद क्या कहते हैं, शामिल होने के बाद और अगले दिन कहा कि नहीं मैं नहीं लड़ रही, बच्चे मना कर रहे हैं।
ये ऐसे भी सिस्टम चल रहा है। बहुत चीजें होती हैं, तो ये हो सकता है उनका जहन चेंज हो गया हो बाज़ाई साहब का। पार्टी को आपने 3 दिन के अंदर ज्वाइन करना होता है, ये वो बात हो रही है। ये तो 3 दिन में ज्वाइन करना होता है, ये वो बात बिल्कुल चाहिए, सही है। एक और मामला जो है वो चल रहा है राणा साहब, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली फिर ज़ेर गौर है क्या? क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया तो पता चला कि केस लग गया, और केस लगने के बाद फिर वो केस किसी और बेंच को वापस भेजा गया। तो रजिस्ट्रार ने आकर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने फैसला कर लिया। उस पर जस्टिस मंसूर ने कहा कि जी मैं भी कमेटी का हिस्सा हूं, मुझे तो पता ही नहीं है इजलास कब हुआ है। लेकिन उन्होंने सेकंड डे कहा कि मुझे बुलाया गया था। मुझे जरा सिर्फ इसका जवाब देखें, ये सारे ये मसले नहीं है। आप एक जज की इंटेंशन पर तो डिस्कस नहीं कर सकते ना, उसके एक्ट पर को डिस्कस कर सकते हैं ना, हम उस एक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। एक्ट उनका यह है कि वो एक जजेस के इख्तियारात के मामले को सुन रहे हैं, और वो इख्तियारात का जो मामला है उसके लिए उन्होंने केस लगाया, लेकिन बारों बार जो है वो केस जो है वो फिक्स नहीं किया गया। आईनी बेंच का इख्तियार है। आप थोड़ा सा चीज को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। देखें, बात है कि देखें सिंपल है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देता है कमेटी को। कमेटी ने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एक्सरसाइज कर ली, केस असाइन हो गया एक पर्टिकुलर बेंच को। अब केस से बेंच से वो कमेटी वापस नहीं केस ले सकती। बात है कॉज लिस्ट जारी करना, ये प्रोसीजरल मैटर्स है। बात है जुडिशियल ऑर्डर्स को एक सेंटिटी अटैच है। राणा साहब नहीं जाना चाह रहे, इसलिए नहीं जाना चाह रहे। बुनियादी मसला है वो बता दिया, और कोई मसला पुरानी ये जो है ना लॉरेंस ग्राउंड से स्टार्ट हुई है। एम्पायर जब तक मर्जी का ना हो, ये गेम खेलते ही नहीं है। वो पहले एक एम्पायर से शुरू हो गई, अब 3 एम्पायर तक। मैं एक बात कहना चाहिए, जब 98वीं तरमीम हुई थी तो उसके काफ़ी अर्से तक फेडरल लेवल पर और प्रोविंशियल्स लेवल पर मसाइल रहे थे कि ये बात होती थी कि ये चीज़ डिवॉल्व होनी है, ये नहीं होनी है। तो ये एक शायद 190 के तहत जो है वो मुकदमे उधर जाएंगे, वो 191 जो भी है। तो ज़ाहिर है तो उसमें में भी के एडिशनल रजिस्ट्रार से ये गलती हो गई हो, तो थोड़ा सा जो है ना वो हम लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती कौम है और बहुत ज्यादा सोचने लगे। जज्बात की वजह मैंने बता दी। वजह मैं नहीं कहूंगी, मैं वजह नहीं कहूंगी कुछ भी, लेकिन मैं टेक्निकल डिस्कशन होगी ना कि जब केस लग जाए उसको विड्रॉ नहीं किया जाता, तब्दील नहीं हो सकता, तब्दील नहीं हो सकता। अब वैसे नहीं, आप इसका मुझे जवाब देते ना कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली ज़ेरे गौर है। मैंने नहीं सुना जी। आपके ख्याल में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए जिसमें चीफ जस्टिस हों, आईनी बेंच के सब हो, और तीसरा जज जो है वो चीफ जस्टिस को इख्तियार दे दिया जाए कि अपनी मर्जी का बना ले? मतलब इस तरह के पहले भी तो 3 मरतबा हो चुका है। 26वीं आईनी तरमीम करके भी जो है ना हम राजी नहीं है अपने जुडिशरी के निज़ाम से। बात है फिर जुडिशरी खत्म ही कर दें, सीधा जो है ना एक कर दें कि जो हुकूमत आएगी वही उसी वक्त जजेस लाए। नहीं वो अजमल बिल्कुल खुश हो जाएंगे, ये लोग खुश हो जाएंगे। 2-3 राजी नहीं हुए तो किससे राजी होंगे? बात है जुडिशरी को चलने दे, जो जिसका काम है उसको करने दे। पाकिस्तान में हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम रहा सालों से रहा, कोई भी किसी चीज का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। बात है हर किसी को अपने डोमेन में काम करने दे। अभी क्या हो रहा है कि हर इदारा अपने डोमेन से बाहर निकल रहा है, और जिस वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। मैं यही कह रही हूँ, एडिशनल रजिस्ट्रार एक्सपर्ट नहीं होगा, उससे गलती हो गई तो अब उसका इजाला कैसे होगा? यही मैं कह रही हूँ, दिल थोड़ा बड़ा रिपोर्ट सुन रही है। चलिए वो माफ भी कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पिछले कुछ दिन से हम एक मामले को डिस्कस कर रहे थे, पहले भी प्रोग्राम में बात हो चुकी है, लेकिन आज सेनेट की कमेटी में डिस्कस हुआ है, और ये मामला है एफबीआर की जानिब से 1000 गाड़ियां एक मोटर कंपनी से खरीदने का। 1010 गाड़ियां, 6 अरब रुपए की तकरीबन ये गाड़ियां हैं, जिनको खरीदने के लिए अप्रूवल दी गई। पूरा प्लान उसका बन गया कि जी जनवरी में कितने अरब दिए जाएंगे, को 100 अरब शायद पहले महीने में, को 200 अरब दूसरे महीने में देना, और 6 महीने में पैसे अदा करके, और ये 6 महीने में गाड़ियों की डिलीवरी होना थी। लेकिन अब सेनेट की कमेटी ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करके इससे करप्शन की तरफ इशारा किया है कि क्या हो रहा है, और ये अरबों रुपए की मालियत की 1000 से ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदने से रोकने की सिफारिश सेनेट की कमेटी ने कर दी है। चेयरमैन कमेटी जो है सेनेटर सलीम मांडवीवाला, उन्होंने सवाल किया कि एफबीआर 1000 गाड़ियाँ किस लिए खरीद रहा है। तो उस पर वजारत खजाना के हुकाम ने आज जवाब दिया कमेटी में कि गाड़ियां फील्ड अफसरान के लिए खरीदी जा रही हैं। सलीम मांडवीवाला साहब जो हैं उन्होंने कहा कि क्या पहले फील्ड अफसरान साइकिल पर सफर किया करते थे? और फैसल वाडा साहब उन्होंने अपने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एफबीआर मखसूस कंपनी से गाड़ियां खरीद रहा है, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है।
और फैसल बॉर्डर साहब ने यह भी कहा कि करप्शन का गार खोला गया है, खांचे वाला कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, मामले को रोका ना गया तो बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल साबित होगा। 6 अरब रुपए का मामला है, 1000 गाड़ियां खरीदनी है और फिर शायद उसके बाद सर्विसेज वगैरह की मद में भी कुछ रकम इस पर मुख्तस की जा रही है। अब बताइए राना साहब, की हो रहा है, मैं 385 अरब रुपए का शॉर्टफॉल। इसका जवाब सुनने मैं 100% चाहता हूं कि ये गाड़ियां खरीदी जाएं। अच्छा, उसकी वजह है, देखें एफपीआर के ऊपर जो पाकिस्तान की स्पेंडिंग है वो लेस देन 1% है और इस स्पेंडिंग के साथ आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। आपने एफबीआर को वो इंफ्रास्ट्रक्चर और टूल्स देने हैं कि जिसके तहत वो ये अपना काम भरपूर तरीके से कीजिए। ये गाड़ियां हैं और ये गाड़ियां कोई सीनियर अफसर्स के लिए नहीं आप ले रहे, ये जूनियर तरीन अफसर्स जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो फील्ड में जाते हैं उनको दे रहे हैं। अगर वो फील्ड में जा ही नहीं पाएंगे, उनके पास वो सिस्टम ही नहीं होगा कि फील्ड में जाए, तो टैक्स कैसे इकट्ठा होगा? जितने लोग ये कह रहे हैं कि इसका खिलाफ जा रहे हैं, वो चाहते ही नहीं है इस मुल्क का टैक्स का निजाम ठीक हो, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है कि आप टैक्स इकट्ठा कर सकें कि आपके पास उन्हें पैदल जाना है, रिक्शे पे जाना है। सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब का एतराज गलत है, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। पूरा प्लान बनाए, एक मैकेनिज्म बनाया जा रहा है कि कैसे एक फील्ड अफसर को इक्विप किया जाएगा कि वो अपने, और उससे हमने रिजल्ट कैसे लेना है। पूरे इसके KPIs बन चुके हैं कि हमने इसको कैसे उनको, कोई करप्शन का मामला नहीं है। बिल्कुल, मैं कहता हूं करप्शन की तो बात आप खत्म करने को, गाड़ियां हम खरीदने जा रहे हैं तो ये तो नहीं होगा कि 100 रुपए की चीज जो है हम 150 की खरीद लेंगे, ये तो बाटा रेट होता है गाड़ियों का। कंपनी से क्यों खरीद रहे हैं, ये एतराज भी उठाया आज। ये चले, इसको फाइन ट्यून किया जा सकता है, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की हुकूमत हो और आप करप्शन की बात करें। अच्छा। हाँ बिल्कुल, ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जितनी ट्रांसपेरेंसी को वो देखते हैं, जितनी गहराई में, इस एतमाद से तो शायद शहबाज शरीफ साहब खुद ना कह सके। मैं उनके साथ काम करता हूं, मैं आपको ये यकीन से बता रहा हूं कि वो तो ऊपर से लेके नीचे तक वो तो ट्रांसपेरेंसी, थर्ड पार्टी इवैल्यूएटर, वो सारे चेक एंड बैलेंस रख के वो चलते हैं। तो ये तो आप भूल जाएंगे ना। देखें, जो चाह रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है, 25 से 26% का इजाफा हो गया टैक्स कलेक्शन। चलें, बहरहाल अब मैं आपकी बात आपसे बहस नहीं करता, लेकिन वो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की सारी फाइलें और बैंकिंग के वो रिकॉर्ड मैंने देखे हुए हैं अपनी आंखों से, तो वो टीटी और उदैबिया और वो न जाने क्या क्या कुछ। बहरहाल पहले इसका, उनके प्राइवेट बिजनेसेस होंगे या जो भी होंगे, मुझे नहीं उसका पता, लेकिन गवर्नमेंट से वो पाकिस्तान का वायलेंट हुआ ना जी, गवर्नमेंट से कानून तो पाकिस्तान का ही कुछ टूट रहा था उसमें वो ना। साबित उनको सारों में जो है वो मुकदमा चले बगैर, ट्रायल चले बगैर वो मुकदमा खत्म हो गया। अच्छा, मैं एक बात कहूंगी, स्टैंडिंग कमेटी में जब कोई मैटर आता है तो उसको बहरहाल इसी तरह से देखा जाता है, हर एक आदमी नहीं रोकने की सिफारिश कर दी उन्होंने, सिर्फ ऑब्जर्वेशन अच्छा, दी। ठीक है। अब सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब कमेटी के चेयरमैन ने कहा रोक दो इसको, मत खरीदो। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, खुशी की बात है ना कि अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही है तो चेक एंड बैलेंस के तौर पर स्टैंडिंग कमेटी में गई है, उस पर बात हो रही, कोई बंद लिफाफे पे तो साइन नहीं हो रहा ना। वैलिड पॉइंट नहीं, लेकिन वो रोक दो ना, बहस हो रही है ना, बहस हो रही है ना। मतलब अगर कोई आप समझते हैं या मैं समझती हूँ या मांडवीवाला साहब समझते हैं, तो उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में इसको रोकने का ऑर्डर दे दिया। इट मीन्स कि अगर एक जगह आंखें बंद हैं तो दूसरी जगह की आंखें खुली हुई हैं। स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशात को हुकूमत ज़रूर देखेगी, एक दफ़ा फिर इस प्रोसेस में जाएगी, वो पाबंद है स्टैंडिंग कमेटी की डायरेक्टिव्स की। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि जब हम स्टैंडिंग कमेटी में बैठते हैं, मैं भी 3 स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर हूँ, हम लोग हर चीज़ को बहुत एक कहते हैं ना उधेड़ देना, वो करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने स्टैंडिंग कमेटीज बना के हमें इख्तियारात दिए हुए कि हम उसमें बात जी कर सकें। इस पे बैरिस्टर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? उसको फिर देखते हैं कि आगे इस जुमले पर उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हो और आप सोच भी कैसे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए उनका राइट बनता है ये कहने का, उनका राइट। देखिए इल्जाम पीटीआई ने नहीं लगाया, इल्जाम सलीम मांडवीवाला तो लगाया है ना, ठीक है। कंपनियों की हिस्ट्री सारों को पता है पंजाब में, देखी और अभी भी देखें जिस वक्त दौर गुजर जाते हैं इंक्वायरीज उसके बाद खुलती हैं। अभी भी जो इंटरेस्ट पेमेंट हुई है बैंकों को, देखिए इतनी देर इंटरेस्ट ऊपर रखा गया, क्यों रखा गया? हमारे ही पैसों से इन्हीं प्राइवेट बैंकों को पैसे दिए गए हैं ना। तो ये जब स्कैंडल खुलेगा, ये बहुत बड़ा, इससे भी बड़ा स्कैंडल बनेगा। मॉनेटरी कमेटीज होती हैं जो इंडिपेंडेंट है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहाँ है जिसने? देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी, आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की इन्होंने बात की ना, उसकी शिक निकाल के देख लें कि जो अपोजिशन कहेगी उस बंदे को नॉमिनेट करेंगे। तो अपोजिशन ने तो अपना नाम दे दिया, मगर इन्हें नाम कबूल नहीं है। ये कहते हैं नहीं हमें पैनल दें ताकि हम उसमें से पिक एंड चूज करें। भाई अब एक पार्टी है, उसका इस्तेकाक है ना। अब इमरान खान ने अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया है तो उमर अयूब साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है, इनका तो इस्तेकाक नहीं है। तो हमारे इस्तेकाक में ये क्यों इंटरफेयर करते हैं? ये कहते हैं नहीं पैनल दे। भाई एक
पर्टिकुलर कमेटी है, उसमें एक्सपर्टीज के लिहाज से खान साहब समझते हैं कि एक पर्टिकुलर बंदा बहुत बेहतर है तो उसको करें, मगर क्योंकि ओवरसाइट की कमेटी है इनके बहुत सारे और कट्ठे चट्ठे खोलेगी और इसलिए रिडंडेंट पड़ी हुई है। कमेटी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ही नहीं बनी इस वजह से कि एक पार्टी के साथ डिस्प्यूट है, साल पूरा हो गया है हुकूमत बने हुए और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बगैर चल रहा है। वो याद कराए ना, वो जब इनका दौर था तो उन्होंने कैसा फटा डाला, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को दिया था ना। देखिए बात ये उन्होंने खुद आगे राणा ये दे पैनल दे दें, उसमें से हम बना लेंगे। किधर से कॉन्सेप्ट मगर क्यों आप पैनल मांग रहे हैं? अच्छा एक बात और भी है, COD के सिग्नेटरी नहीं है जो हमसे ये डिमांड कर रहे हैं। नहीं लेकिन चलिए एक रिवायत तो आपने डाली थी, लेकिन एक रिवायत तो आपने डाली थी ना। COD क्या कर सकते हैं? हमारे लिए आसानी है, यहाँ पे लागू नहीं होता। ये अच्छा है, जहाँ सिग्नेटरी नहीं यहाँ पे लागू नहीं होता। नहीं तो फिर अगर कल को हम भी अगर आप इनसे फिर डिमांड क्यों कर रहे थे उस वक्त, जब शहबाज शरीफ के लिए आप इनसे डिमांड कर रहे थे तो ये तो सिग्नेटरी नहीं थे, आप इनसे क्यों आप पीपल्स पार्टी से डिमांड करते? नहीं तो इन्होंने कर दिया, हमारा तो मांगना ही नहीं था कि वो हम कमेटी लेंगे। और एक बात और है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बैकलॉग बहुत कम होता है, हाथ के हाथ चीजों को सेट वो करते हुए चलते हैं, उसमें सिर्फ ये नहीं होता। 5 साल की चीजें तो अभी पड़ी हुई हैं। हाँ, वो आप उसको देख लें, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज नहीं होती है और कोई किसी नहीं तो फिर आपके ख्याल में गैर जरूरी है ये? नहीं, जरूरी का मसला नहीं है, लेकिन बहुत ही कोई मैं कहती हूँ नाअहल लोग होंगे कि जो अपने दौर की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के काम पूरे करके ना उठे। बहुत कम बैकलॉग होता है उसमें कि आप उसको एनालाइज। आपको वैसे इनके दिए हुए नाम पे एतराज क्या राना साहब? अगर नूर आलम खान चला सकते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तो फिर इनके दिए हुए नामों पे आपको क्या? देखिए मेरे ख्याल से ये तो जो पार्लियामेंटी लीडर्स हैं, जो पार्लियामेंट के, ये दे नाम, वो पैनल दें, उसमें से बना देंगे हम, कोई ऐसा इशू नहीं है। रुकावट इनकी तरफ से है, डिले इनकी साइड से। शेख वकास अकरम का कब से नाम? शेख वकास अकरम पसंद नहीं है? 2-3 नाम दे दें। आपके ख्याल में अहल नहीं है शेख वकास अकरम? 2-3 नाम दे दें, उसमें से हम नहीं। वैसे आपका जाती तौर पे आप क्या समझते हैं? शेख वकास अकरम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चलाने के अहल नहीं है? शेख अफजल मरवत का नाम आया, कभी हामिद रजा काज़मी का नाम आया। मैं तो जानता हूँ अच्छे आदमी है, लेकिन ये देखें पार्टी का फैसला है कि ये अगर पैनल वो लिस्ट ऑफ, और अगर ये नहीं देंगे 5 साल तो 5 साल तक फिर ये तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं बनेगी। कमेटी तो बन गई होगी, बस इनके वो नहीं है। बनी गई है ना जी, बनेगी तो फौरन इलेक्शन होना है ना चेयरमैन की। बिल्कुल सही। एक और मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, जाते जाते मैं आपसे वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर 26 को अपनी उनकी मुद्दत पूरी हो रही है। 26वीं तरमीम में जब डाला जा रहा था कि अगर नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आएगा तो मौजूदा ही कंटिन्यू करेगा, ये कानून बनाया गया, तो उस वक्त आपके जहन में ये बात नहीं आई कि हुकूमत की इंटेंशंस क्या हैं? आप इस सिलसिले में कोई आपने? हमें तो इंटेंशन वाज़ेह थी। बात है ये एम्पायर्स मिला के खेलते हैं और यही उसका तसलसल है। मगर आपको भी जल्दबाजी दिखाई नहीं देती कि आप इस सिलसिले में कोई? नहीं, हमने तो लेटर लिखा है, उमर अयूब का ऑन रिकॉर्ड है। देखिए जब टर्म एक्सपायर होने, देखें आज इंटेंशन हो, आज नाम हो जाए, 3 दिन में 3 नाम फाइनल हो जाएंगे, इसमें तो कोई नहीं, मगर इनकी इंटेंशन ही नहीं है, क्योंकि ये इसी तरह का तसलसल चलाना चाहते हैं और मामलात को इसी तरह मुबहम रखना चाहते हैं। मगर देखें एक ऐसा इलेक्शन कमीशन जिसके पास इतने सख्त स्ट्रक्चर्स पास हुए हैं, मतलब बंदा तो वैसे ही ओहदा छोड़ दे। बात है अभी जस्टिस आयशा मलिक का आपने इजाफी नोट देख लिया आदिल बाज़ाई वाले केस में, उससे पहले क्या हुआ, रिजर्व सीटों में क्या मामला किया। क्या ये कमीशन का रोल सूट करता है? किसी तरह से भी कमीशन का रोल हो सकता है, ठीक है, अगर ये कर रहे हो हमारे साथ तो ठीक है, बनता है कि हमारे एडवर्सरीज हैं, मगर एक कमीशन किस तरह से अपने आप को पिच इन कर सकता है एज ए पार्टी वर्सेज अनदर पॉलिटिकल पार्टी? मतलब ये समझ राना साहब क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे उन लेटर्स को जो हुकूमत की तरफ, पीटीआई की तरफ से लिखे गए हैं? मेरे ख्याल से मुशावरत के लिए मुशावरत होनी चाहिए और आइन कानून के मुताबिक होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि उसका रिस्पॉन्स तो देखना 4 दिन रह गए, तो मैं समझ आप चाहते हैं कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कंटिन्यू करें? देखें अगर ऑब्वियसली आपस में मुशावरत नहीं होगी तो फिर यही होगा, तो मुशावरत होनी चाहिए। मुझे नहीं उसकी वजह पता, मैं जनरली उसका जवाब नहीं दे सकता कि किस वजह से इन्होंने खत कब लिखा है और उसका जवाब क्यों नहीं अभी तक आया। तो मुझे अब जब तक मैं अगले प्रोग्राम में आपको बता दूंगा कि क्या वजह। चलिए मैं आपसे फोन करके पूछ लूंगा। शैला साहबा, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक ऐसा मामला रहा है जो काफी तनाज़े का शिकार हुआ पिछले 1 साल में इलेक्शन की वजह से भी। क्या आप नहीं समझते कि ये मसला कम अज कम एक ऐसे तरीके से एड्रेस होना चाहिए कि इस पर तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक राय हो और कम अज कम ये बहस तो खत्म हो? मैं समझती हूँ कि ये जो कमेटी बैठी हुई है इसमें भी ये बात रखी जाकर और मामले को हल किया जा सकता है। मामला हल करने की कोशिश की जाए तो कोई इतना बड़ा बात ही नहीं है ये तो। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया शैला साहबा, राना साहब बहुत शुक्रिया, और बैरिस्टर साहब आपका भी। ये आज का प्रोग्राम था नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।